Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम के साथ साथ हर उस एग्जाम में फ़ायदा पहुंचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे रैपिड फायर राउंड की ओर। शुरुआत करते हैं हमारे आज के स्पेशल डे के साथ में। आज 30 जून को इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1908 के अंदर सर्बियन टुम्सा का ये एक इवेंट देखने को मिला था। हमारी हिस्ट्री के अंदर इससे बड़ा इवेंट नहीं हुआ था एस्ट्रॉयड को लेकर, तो इस वजह से यूनाइटेड नेशन ने इसे इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे के रूप में मनाने का फैसला किया था। हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बैक्यूरा मोंटलाना, मैं इसको बोलने में प्रोनाउंस करने में गड़बड़ कर दूँ तो उसके लिए माफ़ कर देना, मुझे बहुत कम समझ में आता है। ये क्या है हमें ये बताना है। ये स्पीशीज़ है जो कि वेस्ट एशिया के अंदर पाई गई है, चमगादड़ की, बैट की, या फिर ये एक स्पीशीज़ है फ्रूट की, फ्रूट ट्री है ये, जो कि वाइल्ड एरियाज़ के अंदर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ग्रो होता है। या फिर एक गोल्डन कैट की स्पीशीज़ है जो कि नॉर्थ ईस्ट एशिया के अंदर पाई जाती है। या फिर एक स्पीशीज़ है बर्ड की जो ईस्ट एशिया के अंदर पाई जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी। ये फ्रूट बहुत ही मज़ेदार है, मुझे देखकर बड़ा पसंद आया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर जगह फ्रूट ही फ्रूट है, पेड़ हो तो ऐसा सच में। ये रिसेंटली क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इसकी एक शिपमेंट भेजी गई है जो गुवाहाटी है, हमारा जो गुवाहाटी एरिया है, उससे एयर रूट के थ्रू दुबई। और आसामी लैंग्वेज में ये बर्मिश ग्रेप्स होते हैं, जिसे हम आसामी लैंग्वेज में लिथिकू बुलाते हैं। ये स्पीशीज़ होती है फ्रूट की जो वाइल्ड एरिया के अंदर साउथ वेस्ट एशिया के अंदर पाई जाती है। के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी और आयरन मिलता है। और इसका कॉमन नेम और भी काफ़ी सारी जगह हैं, जैसे कि रामबाई भी बुलाया जाता है, या फिर इसे थाई लैंग्वेज के अंदर माफाई फारंग बुलाया जाता है, और बंगाली लैंग्वेज के अंदर इस फ्रूट को बुगी या फिर नासिरिंगडी भी बुलाया जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें किसके रेफरेंस में? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के रेफरेंस में। इसके अंदर प्रोविज़न रखा गया है कि हाउसिंग फॉर ऑल किया जाएगा, मतलब सबके लिए घर बनाया जाएगा 2024 तक, ये टारगेट रखा गया है। और ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो हमें बताने में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज ये सेकेंड स्टेटमेंट है, सिर्फ यही सही है, क्योंकि यहाँ पे 2022 आएगा, ना कि 2024। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ ये एक एनिवर्सरी इवेंट है जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एरिया के लिए लॉन्च की गई थी। ये 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी, तो इसकी एनिवर्सरी के ऊपर इसे ये न्यूज़ में आई है। ये लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, और इसके अंदर मिशन मोड में रखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, मतलब कि अर्बन एरिया के अंदर जो भी पॉवर्टी एरिया दिखाई देता है, जैसे कि स्लम्स देखते हैं हम काफ़ी बार, बहुत मतलब जैसे कि झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, इसके लिए हमारा जो धारावी रीजन है मुंबई का, वो सबसे ज़्यादा फेमस है। वो ऐसे एरियाज़ को स्लम फ्री बनाकर वहाँ उन्हें पक्के घर बनाकर देने की बात की गई है। और इसका टारगेट रखा गया है कि 2022 तक सबको दिया जाएगा, जब हम आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे होंगे। और ओनरशिप है हाउसेस की, वो किसको देगी? या तो वो घर के अंदर जो एडल्ट वुमेन है उसके नाम पे होगा, या फिर जॉइंटली होगा, अकेले मैन के नाम पे नहीं होगा, मैन और वुमेन दोनों के नाम पे एक साथ होगा। और इसके अंदर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी, जैसे कि टॉयलेट की फैसिलिटी है, ड्रिंकिंग वाटर है, पावर सप्लाई है। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर दिया जाएगा? जो डिसेबिलिटी के साथ में लोग रहते हैं उनकी वजह उनको, फिर ST ST को, OBC को, या फिर माइनॉरिटी को, या फिर ट्रांसजेंडर को, इनको सबसे ज़्यादा फोकस में रखा जाएगा। यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, दीपिका कुमारी है, इन्होंने रिसेंटली लगातार एक ही दिन के अंदर 3 बैक टू बैक गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमें ये बताना है? बॉक्सिंग से, वेट लिफ्टिंग से, आर्चरी से, मतलब कि हमारी जो निशानेबाजी होती है तीरंदाजी वाले, या फिर रेसलिंग से। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, ये इसी से रिलेटेड है। इन्होंने, दीपिका कुमारी हैं, इन्होंने रिसेंटली एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है, लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतकर एक ही सिंगल दिन के अंदर। और ये इनको 3 कैटेगरीज के अंदर मिला है। ये कैटेगरीज कौन सी हैं? इंडिविजुअल, टीम और मिक्स पेयर के अंदर। इंडिविजुअल में ये खुद अकेली खेली हैं, टीम में इनके साथ में एक मेंबर और शामिल हुई है, और जो मिक्स पेयर है उसके अंदर एक मेल पार्टनर होता है इसमें। ये कहाँ पे हुआ है? ये पेरिस के अंदर हुआ है ये इवेंट। और जो इसका इवेंट का नाम क्या है? आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3। और ये
और हमें एक और भी गोल्ड मेडल मिला है इसके साथ में, वो किसने जीता है, अभिषेक वर्मा ने, वो भी इसी खेल से रिलेटेड है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमें इनमें से कुछ इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है किसके रिगार्डिंग, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में। ये आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं यहाँ पे। इन्हें राय बहादुर की का टाइटल भी दिया गया था 1891 के अंदर। वंदे मातरम है वो एक बंगाली पोएम है जो कि आनंद मठ के अंदर लिखी हुई थी, ये इनके द्वारा ही लिखी गई थी और ये बाद में नेशनल एंथम के रूप में भी अडॉप्ट कर ली गई थी। तो हमें बताने इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा गया है, ये आप ध्यान में रखना। तो हमारे ऑप्शन है फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी। इसने इनकरेक्ट पूछा है, यहाँ इनकरेक्ट कोई भी नहीं क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सो इस वजह से ये आंसर डी हो गया हमारा। इसके बारे में जान लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर उन्होंने रिसेंटली इनकी जयंती के ऊपर श्रद्धांजलि दी है। इनका जन्म हुआ था 1838 के अंदर और इनकी मृत्यु हो गई थी 1894 के अंदर। ये एक जाने माने इंडियन नॉवलिस्ट थे, पोइट थे, जर्नलिस्ट थे और इन्हें साहित्य सम्राट भी कहा जाता था, एम्पायर ऑफ लिटरेचर बंगाली के अंदर। और इन्होंने 14 नॉवेल्स लिखी हैं। 1891 के अंदर राय बहादुर का टाइटल दिया गया था। चट्टोपाध्याय हैं, उन्होंने किस पब्लिकेशन के अंदर सबसे पहले काम किया था, इन्होंने ईश्वर चंद्र गुप्ता जो इनका वीकली न्यूज़पेपर आता था जिसका नाम था शंखबाद प्रभाकर, उसके अंदर से काम शुरुआत की थी। और इनकी जो फेमस नॉवेल है वो दो फेमस नॉवेल कौन कौन सी हैं, एक तो है दुर्गेश नंदिनी, ये बंगाली हिस्टोरिकल रोमांटिक नॉवेल है जो कि इनके द्वारा लिखी गई थी 1865 के अंदर। और फिर आनंद मठ है जो एक बंगाली फिक्शन है जो कि इनके द्वारा लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी 1882 के अंदर। और ये किससे इंस्पायर है, ये एक सन्यासी रिबेलियन है उसके 18th सेंचुरी का, उससे इंस्पायर है। और वंदे मातरम है वो जो कि ओरिजिनली संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया था, जो कि इनकी इसी नॉवल के अंदर पब्लिश किया गया था। वंदे मातरम को बाद में हमने एक नेशनल एंथम के रूप में स्वीकार किया। क्या आप बता सकते हैं ये कौन से ईयर के अंदर किया गया था, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए इसके बारे में। और इनके भाई हैं, इनके भाई का नाम क्या है, संजीव चट्टोपाध्याय, वो भी उनकी एक पालमू नाम की उनकी नॉवल आई थी उसकी वजह से वो फेमस हुए थे, वो भी एक नॉवलिस्ट ही हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें किसके रेफरेंस में, अग्नि पी मीन्स प्राइम मिसाइल के रेफरेंस में हमें बताना है। इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक। ये अग्नि प्राइम है वो एक एडवांस वर्जन है अग्नि 1 मिसाइल का, ये DRDO के द्वारा डेवलप किया गया। तो हमें बताना है कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी की सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे 2500 नहीं 1500 आएगा। ये आप इसका मॉडल भी देख सकते हैं यहाँ पे। ये एक न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि पी प्राइम नाम दिया गया है इसको सक्सेसफुली ट्राई कर लिया है, टेस्ट फायर कर लिया गया है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये कहाँ से की गई है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड जो कि बालासोर कोस्ट के ऊपर लोकेटेड है ओडिशा के अंदर। ये अग्नि प्राइम का एडवांस वर्जन है अग्नि 1 मिसाइल का। और ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक है। और इसके एडवांस फीचर भी हैं इसके अंदर, ये सरफेस टू सरफेस फायर करती है। और इसके अंदर जो पेलोड को कैरी करने की कैपेसिटी है, जो न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने की कैपेसिटी है, वो 1000 किलोग्राम तक का वेट ये उठा के ले जा सकती है। क्वेश्चन है अशगाबाद, ये वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव सिटी है फॉरेन वर्कर्स के लिए। ये कौन सी कंट्री के अंदर लोकेटेड हमें ये बताना है। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, खूबसूरती यहाँ से इसको पता ही चल रही है हमें। ये हमारे ऑप्शन हैं अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर कजाकिस्तान। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान। ये सारे तान इकट्ठे कर दिए मैंने, पाकिस्तान बाकी रह गया। ये तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है। वैसे अगर आप कैपिटल भी पता है तो आप इसे कॉमनली निकाल सकते हैं इसके आंसर को। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं, ये हमारा तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ पे उज्बेकिस्तान है, ये कजाकिस्तान है, यहाँ ईरान है इस साइड, यहाँ पे अफगानिस्तान है और यहाँ पे कैस्पियन सी भी इसके बॉर्डर को टच करता है। जान लेते हैं इसके बारे में। अशगाबाद ये कैपिटल है तुर्कमेनिस्तान की और ये सेंट्रल एशिया के अंदर लोकेटेड है। ये सिटी है फॉरेन वर्कर्स के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 2021 के अंदर सर्वे कंडक्ट किया गया है, उसके अनुसार जो कंसल्टेंसी फर्म है जिसका नाम है मर्सर,
उसके द्वारा ये सर्वे निकाला गया है, उसके अंदर बताया गया है। और हांगकांग है वो सेकंड पोजीशन पे आती है। उसके बाद में बेरूत जो लेबनान के अंदर लोकेटेड है वो थर्ड पोजीशन पे, और फोर्थ पोजीशन पे कौन है, टोक्यो जो जापान की कैपिटल है। और ये एनुअल रिपोर्ट है जो कि 209 कंट्रीज़ के बेस के ऊपर निकाली गई है, जिसके अंदर जो एक्सपेंसेस हैं, जो हाउसिंग के, फूड के, ट्रांसपोर्ट के, उनको इंक्लूड किया जाता है। और इसके अंदर टॉप 10 सिटीज़ हैं वो, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करता है। और इसके अंदर इंक्रीज हो जाती है कॉस्ट ऑफ लिविंग। यहाँ पे स्विस सिटीज़ हैं उनकी जो रैंक है वो ड्रॉप हो गई है, और जो उसके बाद में शंघाई की और सिंगापुर की और लंदन है वो 18th प्लेस पे आई है। अशवाबाद है वो किसके लिए जाना जाता है, वो उसकी मैग्निफिसेंट मार्बल बिल्डिंग और म्यूनामेंट्स की वजह से जाना जाता है। ये होम है किसका, सेंट्रल एशिया की मोस्ट कलरफुल बाज़ार, जिसे हम टुल्लू का चार बाज़ार बुलाते हैं, उसका। और अगर आपका यहाँ पे कहीं पे घूमने का मन किया है तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, यहाँ के नेशनल म्यूज़ियम को, वाइट मार्बल को, तुर्की में बाशी ये केबल वे है उसको भी देखने जा सकते हैं, म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट्स को, या फिर एलम कल्चर को, और इंटरटेनमेंट सेंटर को, या फिर तुर्कमन कारपेट म्यूज़ियम को भी देख सकते हैं। और इंडिया के बारे में इसके अंदर क्या बताया गया, इस के अंदर मुंबई है वो हमारी सबसे एक्सपेंसिव सिटी रही है, हमारी रैंक रही है मुंबई की 78। हालांकि ये 18 प्लेसेस से ड्रॉप हो गई है, लेकिन फिर भी हमारी जो मुंबई है वो टॉप पे रही है हमारी कंट्रीज़ के अंदर। और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और कौन सी सिटीज़ हैं, जैसे कि न्यू दिल्ली है उसको 117 का मिला है, प्लेस मिला है, और चेन्नई को 158, और बेंगलोर को 160, और कोलकाता को 181। बारे में हम बताना है रेबीज़ के बारे में। ये एक डेडली वायरस है जो कि लोगों के अंदर फैलता है सलाइवा से, जो एनिमल इन्फेक्टेड है उसके सलाइवा से, उसकी लार से ये फैलता है। और WHO ने एक कलेक्टिव है जिसको यूनाइटेड अगेंस्ट रेबीज़, इसको लॉन्च किया गया है, इसको लॉन्च किया था ताकि जो रेबीज़ की वजह से होने वाले डेथ्स को 2030 तक ज़ीरो कर दिया जाए। और गोवा है वो पहला रेबीज़ फ्री स्टेट बन गया है इंडिया के अंदर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी की सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी की सभी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत है, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो गोवा है वो पहला स्टेट बन गया है जो कि रेबीज़ फ्री हो गया है। और सीएम उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि हमारे देश के अंदर, हमारी जो स्टेट के अंदर एक सिंगल केस भी नहीं मिला है लास्ट 3 ईयर्स के अंदर। और इसके अंदर जो टीम है काम करी थी जो मिशन रेबीज़ से फाइट करने के लिए, उसने वैक्सीनेट भी किया है डॉग्स को, और इन्होंने अपनी जॉब है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़िशिएंटली निभाई है, जिसकी वजह से हम हमारे स्टेट को क्या नाम था इसका, रेबीज़, हाँ रेबीज़ फ्री बना सकते हैं। इन्फॉर्मेशन मिली है कि 2018 से इसके बाद में कोई भी केस नहीं निकल कर आ रहा, और ये एफर्ट किए गए हैं 2014 से ये एफर्ट किए गए हैं, उसके बाद में 2018 तक इसको ख़त्म कर दिया गया है। और 2018 के बाद में एक भी सिंगल केस नहीं निकल कर आया, तो उसकी वजह से इसे रेबीज़ फ्री घोषित कर दिया गया है। और इसके अंदर जो 5.2 लाख जो स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको एजुकेट किया गया है, 23,000 टीचर्स को बताया गया वायरस के बारे में, और 50,316 वैक्सीनेट कर दिए गए हैं, वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर किए गए हैं, और 78,437 वैसे इस डाटा का हमें कुछ काम नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कितना एफिशिएंटली काम किया है वो दिखाने के लिए डाटा दिया गया है। और रेबीज़ मतलब रेबीज़ फ्री, कोई भी किसी भी बीमारी से फ्री हो कब होते हैं हम, अगर हम पिछले 3 साल के अंदर उससे रिलेटेड कोई भी केस निकल कर नहीं आ रहा है तो उस हमें उस बीमारी से फ्री घोषित कर दिया जाता है। ये WHO के द्वारा डेफिनेशन दी गई है कि कौन सी कंट्री फ्री है या नहीं है। तो इसके अंदर यह बताया गया है कि 3 साल तक अगर कोई भी केस निकल कर नहीं आता है तो उसे फ्री माना जाएगा। वैसे जैसे कि हमने पोलियो फ्री हुए हैं, हम स्मॉल पॉक्स फ्री हुए हैं, देश के अंदर दुनिया के अंदर कुल 2 या 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो पोलियो फ्री नहीं हुई हैं। एक तो हमारा जो प्यारा दोस्त है, बच्चा ही लगा लो हमारा पाकिस्तान, और एक अफ़गानिस्तान है, और ये शायद यही 2 हैं या फिर कोई और भी है, तो अगर आप बता सकते कमेंट सेक्शन के अंदर, मुझे और याद नहीं आ रही है। गोवा की कैपिटल है वो पणजी है, और गोवा की गवर्नर है वो भगत सिंह कोश्यारी हैं, और ये चीफ मिनिस्टर तो हमने बताया प्रमोद सावंत हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है जो जीनोम सीक्वेंसिंग लैब इस्टेब्लिश करने वाला है। तो हमारे ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, केरला।
तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा राजस्थान। यहाँ पे देख ले, राजस्थान है वो जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर पहला स्टेट बना है जिसने एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो कि जयपुर के अंदर लोकेटेड है, उसके अंदर एक जीनोम सीक्वेंसिंग लैब है, उसको इस्टेब्लिश किया गया है। और जीनोम सीक्वेंसिंग है उसके अंदर क्या फिगर आउट किया जाता है, डीएनए को जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको, और बेस को फिगर आउट किया जाता है। और जीनोम के अंदर क्या क्या मिलता है हमें, एडेनिन मिलता है, साइटोसाइन मिलता है, ग्वानिस और थाइमिन भी देखने को मिलते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म बनाते हैं डीएनए का। और ह्यूमन जीनोम के बारे में हम जानते हैं, ह्यूमन जीनोम बना होता है 23 क्रोमोसोम पेयर्स के द्वारा, ये हमने बचपन से ही पढ़ा है। टोटल हमारे शरीर के अंदर 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर्स होते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन स्पीच स्टेटमेंट को कंसीडर करना है किसकी रेफरेंस में, ड्रैगन फ्रूट। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, आपको इसकी पिक्चर देख के समझ सकते हैं इसका ड्रैगन नाम क्यों रखा गया हुआ। इसे कमलम के नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरी स्टेटमेंट क्या है, चाइना है वो इसका सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर है ड्रैगन फ्रूट का। फिर इसका कल्टीवेशन है उसके लिए ज़रूरत होती है, उसके लिए कम पानी की ज़रूरत होती है, और ये ऐसे एरिया के अंदर, काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर और काफ़ी सारे शॉल्स के अंदर प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, हमें ये बताना है। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, सेकंड ओनली, या फिर ये सभी की सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये चाइना इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है। ये कंफ्यूज करने के लिए रखा गया है यहाँ पे। देख लेते हैं, इसके एक्सपोर्ट को बूस्ट देने के लिए इसका एक कंसाइनमेंट भेजा गया है दुबई के अंदर रिसेंटली। ड्रैगन फ्रूट है उसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में, भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। और इसका कल्टीवेशन करने के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है और काफ़ी सारी सॉइल्स के अंदर इसे उगाया जा सकता है। इसे ग्रो करती हैं कौन कौन सी कंट्रीज, जैसे कि मलेशिया है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, यूएसए है, वियतनाम है। और प्रेजेंट में इसकी फ्रूट की शुरुआत में इसे उगाया जाता था जो हमारे जो गार्डन्स होते हैं उसके अंदर, लेकिन बाद में जाकर इसे, अब जो करंट टाइम चल रहा है उसके अंदर इसे एक कमर्शियल क्रॉप के रूप में भी उगाया जा रहा है, जो कि हमारे यहाँ पे मोस्टली कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार आइसलैंड, इनके अंदर उगाया जाता है। और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैं, मन की बात में उन्होंने जब 2020 में जुलाई के अंदर इन्होंने बात की थी प्रोग्राम के अंदर, ऑल इंडिया रेडियो के अंदर, तो उन्होंने इसका जिक्र किया था कि इसी के अंदर जो ड्रैगन फ्रूट है उसकी फार्मिंग की जा रही है कच्छ रीजन के अंदर, गुजरात के अंदर, तो उसे भी रिकॉग्नाइज़ करवाने के लिए उन्होंने इसके बारे में बात की थी। और कांग्रेचुलेट किया गया था कच्छ के जो फार्मर्स हैं जिन्होंने इसको कल्टीवेट किया है, ताकि इंश्योर किया जा सके इंडिया को इसकी प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जा सके। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है, किसके रेफरेंस में जो वेरिएंट होते हैं, वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स होते हैं, कोविड-19 के बारे में बात की जा रही है। पहला वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स है वो अनाउंस किया गया था यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। फिर हमारी दूसरी स्टेटमेंट है, करंटली यहाँ हमारे पास में 4 वेरिएंट ऑफ कंसर्न हैं जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनके नाम रखे गए हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। मैथ का क्वेश्चन लग रहा है ऐसे सुन के, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कि मैन कैरेक्टर क्या होते हैं, ये इंक्रीज करते हैं ट्रांसमिबिलिटी को, और ये अपने जो वायलेंस है और डिजीज़ की प्रेजेंटेशन है उसको चेंज करते रहते हैं। फिर हमारी अगली स्टेटमेंट है B.1.617, ये वेरिएंट है कोरोना वायरस का जो कि सिर्फ इंडिया के अंदर पाया गया है। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, ये वही वायरस है, ये वही वेरिएंट है जो कि यूके के अंदर पाया गया है, तो ये हमारे देश के अंदर अकेले नहीं पाया गया है, इस वजह से ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट हो गया और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो हमारे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन प्रसाद, उन्होंने जब एड्रेस कर रहे थे वो 29th ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग को, तब उन्होंने कहा कि जो डेल्टा प्लस है वो एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और इसके लिए स्पेशल सर्वेलेंस की जा रही है, कहाँ पे, 12 स्टेट्स के अंदर, क्योंकि ये उनके अंदर पाया गया है। और ये फर्स्ट वेरिएंट है जो कि ये मैंने बताया आपको, ये फर्स्ट वेरिएंट ऑफ कंसर्न है जो कि यूके के अंदर पाया गया था। और करंटली हमारे पास ये चार हैं साइंटिफिक, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने कल आपसे पूछा था, तो ये क्वेश्चन क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है जीन गार्डन, तो हमें बताना है ये कौन से स्टेट के अंदर इनॉग्रेट किया गया है, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा गुजरात, बी के अंदर, गुजरात के अंदर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने रिसेंटली संडे को इनॉग्रेट किया है जैन गार्डन को,
और जो काइजन एकेडमी है अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और इसके बारे में काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं उनको भी अपलोड किया गया था इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के ऊपर। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसे तीरथ सिंह रावत ने भी, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, उन्होंने भी शेयर किया था, लेकिन ये हमारे क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि ये हमारे जो इंडिया और जापान के रिलेशन हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने हो या फिर उनके बीच में कैसा रिलेशन है उसको दिखाने के लिए काम किया जाता है। तो ये क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में बताना है कि इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है उसने रिसेंटली लॉन्च किया है वेबसाइट किसके, जो कि है नशा मुक्त भारत अभियान। हमारे ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो हमारे नहीं, इसका आंसर नहीं बताना मुझे, इसका आंसर आपको बताना है। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share, and subscribe. Also provide your suggestions to improve. Jai Hind, Jai Bharat.